नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। और हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति और बहुत अच्छे से स्टार्ट किए थे और बहुत अच्छे से खत्म भी करेंगे। तो आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संख्या पद्धति के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और अपने पास क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए मैं 2 मिनट में आपका क्विक रिवीजन कराता हूँ, जिससे हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े वो सब कुछ अच्छे समझ में आए और आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ये बताया था कि संख्या क्या होता है। संख्या 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या अपने पास, एक होता है वास्तविक और एक होता है काल्पनिक। तो यहाँ मैं पूरा पूरा लिखूंगा, एक होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक, आप ये समझ लीजिए। फिर यहाँ पे वास्तविक संख्या में बताया था मैं, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं अपने पास। एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। ठीक है, और यहाँ पे फिर से मैं बताया था परिमेय संख्या कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या अपने पास पूर्णांक बताया था और एक क्या बताया था अपने पास भिन्न बताया था। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो पूर्णांक संख्या है उसके फिर से 3 प्रकार बताया था। क्या क्या बताया था अपने पास, धनात्मक पूर्णांक और यहाँ पे एक शून्य पूर्णांक और यहाँ पे एक ऋणात्मक पूर्णांक बताया था अपने पास। ठीक है, फिर यहाँ पे अब यहाँ पे अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बताने का प्रयास करूं तो यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्या क्या होता है। जितने भी संख्या अभी तक हम लोग देखे हैं, इवन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली क्लास से लेके 10वीं क्लास तक जितने भी हम लोग नंबर देखे हैं वो वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या हम लोग 11वीं क्लास से देखना स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद मैं ये बोला था वास्तविक संख्या 2 भाग में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय, जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या, और जिसको नहीं लिखा जाता है वो अपरिमेय संख्या। उसके बाद बताया था परिमेय संख्या 2 प्रकार के, पूर्णांक और भिन्न। तो पूर्णांक अपने पास क्या होता है, ऋणात्मक संख्या शून्य और अपने पास धनात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे भिन्न क्या होता है, वो भी P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे P बटे Q क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। फिर यहाँ पे धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये चीजें कल तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया था और आज हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं यही बताया था जो प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, वे संख्या जिनका उपयोग हम लोग गिनने के लिए करते हैं उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या में मैं आपको क्या बताया था, सम संख्या बताया था। सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसको सम संख्या, और विषम संख्या अपने पास ऑड नंबर जो कि अपने पास 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद मैं ये बताया था कि अभाज्य संख्या में आए थे। अभाज्य संख्या में क्या बताया था, वे संख्या है जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं। क्या, एक और एक स्वयं खुद। ठीक है, मतलब एक तो सब में रहेगा और एक स्वयं मतलब मैं आशा वाला। ठीक है, तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। क्या, जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या को कैसे पहचानते हैं, अगर कोई भी नंबर दिया हो तो हम लोग कैसे पहचान पाएंगे, ये हम लोग देखेंगे कि अभाज्य संख्या को कोई भी नंबर जैसे दिया हो तो ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है, ये सब हम लोग देखेंगे आज अपने पास। और बहुत अच्छे से हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले, तो आप बने रहिए लास्ट तक। हम लोग लास्ट क्लास को अभाज्य संख्या पे छोड़े थे और अभाज्य संख्या से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको मालूम है कि अभाज्य संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से भाग जाता हो हम उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर ये कल मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन हम लोग यहीं से छोड़े थे तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं क्या बोला, अभी बस मैं इतना ही बोल रहा हूं, उनके 2 फैक्टर, एक और एक अपने पास स्वयं, मतलब उनके 2 फैक्टर कहने का मतलब वो 2 संख्या से भाग जाता हो। कौन कौन से अपने पास, एक से और एक स्वयं से। तो यहाँ पे मैं ये भी बताया था कि यहाँ पे 1 से लेके 10 बताया था, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ 1 से लेके 50 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं। मेरे पास यहाँ पे 15 होते हैं। फिर अगर बोलूंगा यहाँ पे 1 से लेके अगर 100 तक कितने होते हैं तो मेरे पास कितना होता है, अपने पास 25 अभाज्य संख्या होते हैं। फिर यहाँ पे 1 से लेके 200 तक तो यहाँ पे मेरे पास कितना होता है, 46 होता है। फिर मेरे पास अगर यहाँ पे 1 से लेके 500 तक तो कितना होता है, यहाँ पे ये हो जाएगा 95। अगर मैं बोलूंगा 1 से लेकर
अगर 1000 तक की बात करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 168 अभाज्य संख्या होते हैं। तो यहाँ पे विशेष ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, अगर मैं 1 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या बोलूंगा तो 15 है, 1 से लेके 100 तक 25 है, 1 से लेके 200 तक 46 है, 1 से लेके 500 तक 95 है और 1 से लेके 1000 तक 168 है। ये आपको जानना है। और ये कल तो मैं बताया भी था, 1 से लेके 100 तक मैं लिख के बताया था। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ने वाले अभाज्य संख्या में कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे ये बताऊंगा। कोई भी नंबर हो, अभाज्य संख्या पहचानने से पहले मेरे पास कुछ और अपने पास नंबर है, जैसे अपने पास सह अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या है, इनको देख लेते हैं, फिर आराम से अपने पास क्या करेंगे, अभाज्य संख्या कैसे पहचानते हैं ये देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो अभाज्य संख्या के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं। तो यहां पे देखिए अपन को क्या देखना है, मैं बोल रहा यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाते हैं। तो अभी आप देखिए अभाज्य संख्या, आप थोड़ा देखना ज्यादा अच्छे से रीड कर पाओगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में क्या क्या लिखा था अपने पास, यहाँ पे 2 था, फिर 3 था, फिर ये 5 है, फिर ये 7 है, फिर ये 11 है, 13, 15, 17, ये 19, ये एक्सेट्रा ये चले जाएगा अपने पास। ये अपने पास अभाज्य है। इनके इसके बाद जो बच गया अपने पास, देखिए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे देखिए अब इनके अलावा जो छूट गया वो क्या अपने पास, वो भाज्य है। अब एक है क्या, एक नहीं भी है, एक बिल्कुल भी ना, तो वो अभाज्य और ना ही भाज्य है बेचारा, मतलब ऐसा है ना तो घर का है ना घाट का, ऐसा है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे एक को मैं इसका ये नहीं बताऊंगा, ये एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य क्यों नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर यहाँ पे 10 है और ये 12 है। तो इनके बाद अभाज्य संख्या के बाद जितने भी संख्या बच जाएंगे एक्सेप्ट अपने पास 1 के अलावा सभी क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्याएं कहलाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये आगे बढ़ते जाएगा, बात समझ में आया होगा। मैं क्या बोला, अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसे नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक और एक स्वयं। और भाज्य में क्या है, ऐसी संख्या जिसके अपने पास मैं ये बोल सकता हूँ 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। तो मैं क्या बोला, यहाँ पे वैसे अपने पास गिनती जो है 1 से स्टार्ट होता है, तो जो 1 है ना तो अभाज्य है और ना ही अपने पास भाज्य है। तो ये क्यों नहीं है, ये अभाज्य क्यों नहीं हुआ और भाज्य क्यों नहीं हुआ। देखो अभाज्य के लिए क्या बताया था, अभाज्य के लिए क्या बताया था बताओ आप लोग, और एक भाज्य के लिए मैं भी क्या बता रहा हूं। अभाज्य के लिए बताया था 2 फैक्टर, एक और एक स्वयं का फैक्टर होना चाहिए। और भाज्य के लिए क्या बताया, यहां पे बताया था 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो यहां पे देखिए एक के लिए क्या बोलूंगा, केवल एक का एक ही गुणनखंड है, क्या अपने पास 1 है। तो यहाँ पे देखिए 1 से तो गया अपने पास, मतलब यहाँ पे अभाज्य संख्या का ये जो डेफिनेशन है वो पूरा नहीं किया, मतलब यहाँ पे 1 का अपने पास क्या है, 2 गुणनखंड नहीं है। अभाज्य क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये भैया अभाज्य होने के लिए, यहाँ पे जाने के लिए, यहाँ पे भर्ती होने के लिए क्या होना चाहिए अपने पास, 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए, जबकि इसके पास तो 1 ही है। इसीलिए ना तो भैया भाज्य अपने आप में शामिल किया और ना ही अभाज्य
और भाज्य, दोनों में से कोई भी शामिल नहीं किया, क्योंकि भाज्य के लिए मेरे पास 2 फैक्टर चाहिए थे और भाज्य के लिए 2 से अधिक फैक्टर चाहिए थे। इसीलिए बेचारा एक घूमते रहता है कि कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, और उसको जगह ही नहीं मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको एक नोट लिखवाता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने पास नोट है। तो अगर मैं बोलूंगा सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है। देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पे अभाज्य संख्या की बात करूंगा तो केवल 1-2 ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है और सम है। इसके बाद कभी भी आपको आगे जाने पे देखो अपने पास 2 के बाद आएगा 3, आएगा 3 के बाद 5 आएगा, कभी भी ढूंढते रहो जंगल में, अपने पास आपको कहीं क्या नहीं मिलेगा, अपने पास कोई सम संख्या और अभाज्य नहीं मिलेगा। तो अगर मैं बोलूंगा सबसे छोटी और सबसे बड़ी भी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भाज्य संख्या अपने पास क्या है, सम में अपने पास 2 ही होगा। अब अगर अब और मैं बोलता हूं दूसरा पॉइंट, देखो अपने पास सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है अपने पास, यहां पे 3 है। ठीक है, अब कभी कभी ये भी पूछा जाता है, देखो ये जो भी मैं अभी नोट लिखवा रहा हूँ डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना। तो यहाँ पे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर यहाँ पे थ्योरी हमको बोर कर रहा है, क्या बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सबसे मतलब एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, संख्या 7 है। ठीक है, 7 के बाद 9 आता है, 9 अभाज्य है, 9 के बाद 11 है, 11 जो कि अपने पास 2 अंकों की है, इसीलिए अपने पास 7 जो है 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। अब यहीं पे 4th पॉइंट देखिए, मैं क्या बोलूंगा, अगर 2 अंकों की बोलूंगा, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा अपने पास, वो है 11 है। ठीक है, और सिमिलरली अपने पास आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 अंकों की सबसे, अब यहाँ पे बड़ी देखिए, बाकी सेम लिखेगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अपने पास क्या होगा, ये है अपने पास 97 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। थोड़ा और देखिए, ये अपने पास ये सारे नोट्स अपने पास रहेंगे तो हमको बहुत आसान होगा इन चीजों को एनालिसिस करने में अपने पास कि कौन बड़ा कौन छोटा, नहीं तो आपको खुद से देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं 3 अंकों की बात करवा जाता हूँ, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। और एक लास्ट लिखिए, और अपने पास मैं क्या बोलूंगा, ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, जितना भी मैं लिखवा रहा हूँ नोट्स वो बिल्कुल याद होना चाहिए। 3 अंकों की सबसे यहाँ पे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, यहाँ पे 997 होता है। आपको एक चीज ज्यादा अच्छा मतलब समझ में आएगा कि देखो यहाँ पे मतलब याद करने में, ये भी 97 2 अंकों की और 3 अंकों की भी क्या अपने पास 97 है। इनके अलावा भी कुछ और अच्छे पॉइंट है जिसको हम लोग पूरा कवर करते हुए चलेंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो यकीन रखिए, यकीन मतलब मानिए, मैं यहाँ पे वो चीज आपको बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल बेसिक है, जिसको कुछ भी नहीं आता है या जो बिल्कुल मतलब ना गणित से बिल्कुल डर लगता है। यकीन मानिए अगर मेरे साथ आप पढ़ते रहिएगा तो यहाँ पे जो गणित है आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आपको गणित से डर नहीं लगेगा। ठीक है,
तो हम लोग अभी जस्ट इससे पहले क्या बताया, एक भाज्य संख्या बताया हूं। अब हम लोग क्या करते हैं, भाज्य और अभाज्य को रिलेट करके जो कॉन्सेप्ट है मैं वो डील करता हूं। तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे मैं आपको बताता हूं, क्या बताता हूं सुनिएगा। अगर मैं बोला अभी जस्ट क्या बोला, 1 से लेके 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो 25 होते हैं। ये अपने पास भाज्य है, ये मेरे पास अभाज्य है। अब आप ही बताइए, अब आप बताइए, मैं अगर भाज्य संख्या की बात करूंगा 1 से लेके 100 तक, तो कितने होंगे। बहुत लोग बोलने वाले हैं कुछ नहीं सर, जब अभाज्य 25 है तो 100 में से 25 घटाइए, जो 75 होगा वही उसका आंसर होगा। तो ये आपका बिल्कुल गलत आंसर होगा। यहाँ पे आएगा 74। 74 कैसे होगा, क्योंकि मैं आपको बताया इनमें से कोई एक है जो बिल्कुल बेघर है। कौन है अपने पास, वो एक है, वो एक ही है जो अपने पास बेघर है, बेचारा बेघर है, इसको घर चाहिए लेकिन मिलेगा नहीं इसको, है ना, बेघर। समझ में आया क्या। तो मैं यहाँ पे ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं कि भैया अपने पास 1 से लेके 100 तक के कितने मेरे पास क्या है, अपने पास भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 75 लगाते हैं, जबकि 75 नहीं है, क्योंकि एक जो है भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, अब अपन देखने वाले हैं सह अभाज्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, वे दो संख्याएं जिनका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक एक होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे परीक्षार्थियों का एक बहुत बड़ा डाउट होता है, यहाँ पे सह अभाज्य लिखा है, मतलब यहाँ पे अभाज्य संख्या आने वाला, ऐसा लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे सह अभाज्य लिखा है, मतलब यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 और 7 है। अभी यहाँ पे क्या है, ये दोनों सह, मतलब यहाँ पे दोनों अभाज्य है, दोनों नंबर अलग अलग अभाज्य है, दोनों नंबर अलग अलग अभाज्य है। तो यहाँ पे क्या है, ये सह अभाज्य है, लेकिन यहाँ पे ये 5 और 7 होना जरूरी नहीं है। अगर मैं ऐसा कर दूं, अपने पास देखिए 21 कर दूं, और अपने पास यहाँ पे 11 कर दूं, तो यहाँ पे इनमें से तो कोई यहाँ पे एक अभाज्य है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों का अभाज्य होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं, मतलब कोई अगर एक भी नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी क्या अपने पास सह अभाज्य है। कहने का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये भी है कि दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए एक के अलावा। और क्या अपने पास देखिए, और अपने पास अगर मैं ऐसा करूं अपने पास कि यहाँ पे 25 और यहाँ पे 26, अब देखिए इन दोनों में से कोई, दोनों भी अपने पास क्या है, अभाज्य नहीं है, फिर भी ये अपने पास सह अभाज्य है। लेकिन डेफिनेशन देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जबकि अपने पास ये गलत कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना कि सह अभाज्य होने के लिए, हाँ दोनों संख्याएं भाज्य हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों अपने पास भाज्य संख्या होंगी, लेकिन दोनों के बीच में अगर HCF एक है, तो दोनों अपने पास क्या होंगे, सहअभाज्य होंगे। मतलब मेरा कहना बस यही था कि भैया सहअभाज्य होने के लिए जो अंदर में दो संख्या है उनका अभाज्य होना जरूरी नहीं है, वो सही, वो भाज्य होगा तो भी चलेगा, बस उनके बीच अपने पास HCF है वो एक होना चाहिए। ठीक है, देखिए और एग्जांपल देखिए सहअभाज्य के, जैसे कि अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 51, 52, मतलब यहाँ पे देखिए आप एक नोट भी लिख सकते हैं अपने पास। नोट क्या लिखेंगे, दो क्रमागत
संख्याएं हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा, एक बार नहीं, हमेशा सह-अभाज्य होती है, सह-अभाज्य होती है। ठीक है, और एक कंडीशन तो लिखवाया अपने पास डेफिनेशन में ही, दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। और यहाँ पे क्या बोला नोट में, दो क्रमागत संख्याएं जिनका अपने पास क्या है, अपने पास दो क्रमागत संख्या है, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, सह-अभाज्य होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो सह-अभाज्य नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर दो क्रमागत संख्या तो उनके बीच क्या होगा, अपने पास उनका जो एचसीएफ होगा वो एक होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो दो क्रमागत संख्याएं होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एक होता है। और ये आपका सह-अभाज्य भी मेरे हिसाब से कंप्लीट हुआ। ये एक बेहतरीन और कंप्लीट अपने पास इंफॉर्मेशन था इसके बारे में, किसके बारे में, कोप्राइम के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एक अपने पास परिपूर्ण संख्या, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या बोलते हैं, या उसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर बोलते हैं। चलिए देखते हैं एक और संख्या, देखिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य, जुड़वा या इसी को हम बोलते हैं युग्म, युग्म अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। अब जुड़वा अभाज्य क्या होता है, वे दो अभाज्य, वे दो, जुड़ा भाज्य क्या होता है, दो लगातार, दो लगातार अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या बोलूं, मेरे पास 3, 5, देखो अब यहाँ पे देखो, अभी मैं क्या बताया था, सह-अभाज्य में ये जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है कि वहां पे दोनों अपने पास क्या हो, अभाज्य हो। लेकिन अगर जुड़वा अभाज्य बोल रहा है मतलब दोनों का अंदर मतलब यहाँ पे अभाज्य होना बहुत जरूरी है, और वो भी लगातार होना। मतलब यहाँ पे देखिए ये हो गया एक, और एक हो जाएगा अपने पास 5 और 7 भी है, फिर अपने पास मैं बोल सकता हूँ 11 और 13 भी है। देखो लगातार है अपने पास, लगातार मतलब इनके बीच में क्या अपने पास 12 है, लेकिन जस्ट वो छोड़ देने के बाद इसके बाद क्या, लगातार 11 के बाद 13 ही है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे मैं बोल दूं 13 और 19, 13 और 19 क्या है अपने पास, जुड़वा अभाज्य नहीं है, भाज्य तो है यहाँ पे मैं इसको सहभाज्य बोल सकता हूँ, लेकिन जुड़वा अपने पास अभाज्य नहीं हो सकता। अब यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ, हाँ अगर यहीं पे अगर मैं 17 और 19 की बात करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये जुड़वा अभाज्य होगा, ये जुड़वा अभाज्य होगा। इनके अलावा अपने पास क्या है, 71 और मेरे पास 73 है, ये भी क्या अपने पास जुड़वा अभाज्य है। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट और बच गया, क्या बच गया अपने पास, परिपूर्ण संख्या। यहां पे देखिए परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या क्या होता है, वे संख्या जिनके गुणनखंडों का योग, जिनके गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग ब्रैकेट में लिखेंगे संख्या को छोड़ के, संख्या को छोड़कर, संख्या को छोड़कर योग संख्या के बराबर हो, संख्या के बराबर हो, परिपूर्ण संख्या कहलाती है, परिपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या है परिपूर्ण संख्या। ठीक है, इसी परिपूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या बोलते हैं इसको, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। अब देखिए अगर आप बात करें कि ये क्या है अपने पास, देखिए 6 को देखिए, 6 का गुणनखंड अगर बोलूंगा 1
और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 है। तो क्या बोला है यहाँ पे, क्या बोला है, वे संख्या जिनके गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो परिपूर्ण संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, संख्या को छोड़ के, मतलब 6 को छोड़ देना है क्योंकि ये संख्या ही है, क्योंकि ये संख्या ही है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, मतलब यहाँ पे इन तीनों का योग कितना आने वाला है अपने पास, 6 आने वाला है। उसके बाद 80 नंबर बहुत कम है। उसके बाद देखो अपने पास जो 28 है, यहाँ पे 6 के बाद 28 है, फिर उसके बाद 496 है, फिर उसके बाद 8128 है। ये अपने पास क्या है, ये परिपूर्ण संख्या है। कहने का मतलब मैं एक 28 को और आपको क्रॉस चेक करके दिखा दूं। देखिए 28 का 28 गुणनखंड क्या अपने पास, देखिए 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे अपने पास क्या है 4 है, फिर यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे अपने पास क्या है 14 है, फिर मेरे पास खुद 28 है। अब देखिए मेरे को 28 को छोड़ना है। अब 28 को छोड़ने के बाद इन संख्याओं का योग करो, क्या होगा, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, 21 और 4 यहाँ पे 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28। तो यहाँ पे देखो बाकी इन संख्याओं को योग करूंगा, कितना आएगा अपने पास 28 आएगा। स्पष्ट है इनकी परिभाषा से, वे संख्या जिनके गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो परिपूर्ण संख्या कहलाती है। या जस्ट इसे क्या बोला मैं, परफेक्ट नंबर बोला। तो यहाँ पे देखिए उन संख्याओं को योग करने के बाद जो संख्या के बराबर हो परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये अभाज्य संख्या को पहचानते कैसे है। अगर आपके पास एग्जाम में दिया हो, मेरे पास 4 ऑप्शन और बोला जाए इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है, तब केस में हम लोग कैसे करेंगे वो मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। देखिए आप, चलिए अब क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग ये देखने वाले हैं अभाज्य संख्याओं की पहचान। अभाज्य संख्याओं की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर। तो हम लोग यहाँ पे 2 तरीके से पहचानेंगे। 2 तरीके के अपने पास, जिसमें मैं 2 तरीका ना बोलूं, एक ही तरीका सबसे ज्यादा कारगर है। देखो पहला तरीका, सभी अभाज्य संख्याएं, देखिए अपने पास सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्या मतलब 3 से बड़ी, 3 से बड़ी, सभी अभाज्य संख्याएं 3 से बड़ी, सभी मतलब 3 से बड़ी, 2 और 3 को छोड़ के सभी अभाज्य संख्याएं 3 से बड़ी, मतलब 6m ± 1 के रूप में होती है। परंतु हर 6m + 1 वाले संख्या का अभाज्य होना जरूरी नहीं है। सर कहना क्या चाहते हो आप, तो हमको गुमराह कर रहे हो। पहली लाइन में लिख रहे हो कि सभी अभाज्य संख्याएं 3 से बड़ी, मतलब जो 3 से बड़ी है 6m ± 1 के रूप में होती, परंतु हर 6m + 1 वाली संख्या का भाज्य होना जरूरी है। कहना क्या चाहते हो आके देखो, मतलब मैं ये चाहता हूं, आप जानते हो कि 7 क्या है मेरे पास, अभाज्य संख्या है। 7 मेरे पास अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देखिए अगर 6 से मैं अगर भाग दूंगा तो क्या होगा अपने पास, 6 कम 6 और क्या बचेगा, 1 बचेगा मेरे पास, 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मैं इस 7 को क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे हो जाएगा 6 और गुणा 1 और यहाँ पे धन क्या हो जाएगा 7, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस रूप में है ना अपने पास, देखो ये 6m और +1 मतलब ये 7 बराबर, देखो यहाँ पे 6 गुणा 1 और ये धन 1 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अगर उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे 11 की बात करता हूं, देखो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, समझाने के लिए क्या बता रहा हूं, अपने पास हर एक अभाज्य संख्या इस रूप में होती है। अब 11 करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 6 और 1 गुणा 2
और ये -1 हो जाएगा। क्यों? अगर 6 में 2 का गुणा करूंगा तो 12 आएगा और 12 में से घटाऊंगा क्या आएगा अपने पास 11 आएगा। तो इस फॉर्म में देखो, इसलिए मैं क्या लिखा हूं 6m ± 1, मतलब ये m का मान बदलते रहेगा और यहाँ पे कभी प्लस आएगा कभी माइनस आएगा। हर एक अभाज्य संख्या ऐसा बिल्कुल होगा, ऐसा बिल्कुल होगा। जैसे आप जानते हो, जस्ट अभी बताया हूं 97 जो है 97 कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा अपने पास, ये 6 और गुणा यहाँ पे 6 एकम 6 हो जाएगा। कितना बचा अपने पास 3, 6 छक्के 36, मतलब 16 छक्के 96 और यहाँ पे धन 1। मतलब ऐसी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जो इस फॉर्म से अलग हो। लेकिन दूसरे ही लाइन में क्या बोलता है, परंतु हर 6m + 1 वाली संख्या अभाज्य संख्या नहीं होता। हाँ, ये मैं बोला कि सभी अभाज्य संख्या इस रूप में होगा, लेकिन इस रूप में है ये जरूरी नहीं है कि भैया वो अभाज्य संख्या होगा ही होगा। तो कहने का मतलब क्या है सर, आप पूरा घुमा दी, मैंने घुमाया भैया, जो बताना है वो बता रहा हूँ अपने पास। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे अब मैं अपने पास 25 करता हूँ तो 25 क्या 25 अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो हम इसको अगर इस फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा अपने पास 6 × 4 और यहाँ पे +1। अब आप लोगे सर ये भी देखो ना अपने पास 6m + 1 के फॉर्म में आ गया, तो क्या ये भी अभाज्य संख्या नहीं है? मैं बस इतना ही कहना है मेरा कि हर वो अभाज्य संख्या इस रूप में होगा, लेकिन जो इस रूप में है जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या ही हो। लेकिन ये है कि जो अभाज्य संख्या होगा इस रूप में होगा, लेकिन इस रूप वाले सारे नंबर अभाज्य संख्या का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये एक तरीका है। लेकिन इस तरीके में क्या होता है, जब कभी अपने पास एग्जाम में हमारा ये जो तरीका है वो फेल हो सकता है। अगर सभी ऑप्शन इस फॉर्म में रहे तो भी हम किसको देखेंगे अपने पास। तो मेरे पास अभी जो दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ वो एकदम बेस्ट रहेगा और दूसरे तरीके को हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे। आप बताइएगा आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए भाइयों, दिल थाम के एकदम देखना, यहाँ पे दूसरा तरीका अभाज्य संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे। जैसे कि मेरे पास मैं बोल देता हूँ 201 नंबर है, क्या ये अभाज्य संख्या है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके आसपास परफेक्ट इसका नंबर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके आसपास क्या अपने पास, यहाँ पे 200 कितना अपने पास 25 है, 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा अपने पास 15 हो जाएगा। ध्यान देना मैं क्या बोला, यहाँ पे 201 के आसपास के अपने पास 225 है, 225 का वर्गमूल 15, 15 से छोटे जितने भी अभाज्य संख्या उसको लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 13 है, फिर मेरे पास 11 है, फिर मेरे पास 9 है, फिर मेरे पास सॉरी फिर मेरे पास 7 है, फिर मेरे पास 5 है, फिर मेरे पास 3 है, फिर मेरे पास 2 है, अब 1 नहीं है। अब यहाँ पे देखना है कि क्या यहाँ पे इनमें से कोई एक संख्या इसको डिवाइड कर पाएगा। देखो अब मैं अगर 2 से दूंगा, 2 से देखो अपने पास 2 के पहाड़े मिल जाएगा अपने पास। लेकिन जैसे देखा अपने पास देखो 3 छक्के 18 और 3 सत्ते 21, मतलब ये 3 से चला गया। और वैसे भी मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा था, कोई बच्चा भी देख के बता देगा कि ये 2 और 1 3, मतलब ये 3 से विभाज्य होगा। लेकिन मेरे को आपको चेक कराना था कि मैं क्या बोला। देखो अगर 201 है तो उसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल लेना है। अब उस वर्गमूल से छोटे जितने भी संख्या है आप उसको लिख दो। यहाँ पे 13 है, 11 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है। तो अभाज्य संख्या होगा तो क्या होगा, इनमें से किसी एक भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अगर अभाज्य संख्या नहीं होगा, देखो यहाँ पे 3 से डिवाइड हो गया, मतलब यहाँ पे 201 क्या है अपने पास, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। अब देखिए अगर फिर से हम लोग चेक करने के लिए, आप जानते होंगे कि 103 है क्या। देखिए अपने पास यहाँ पे मैं बोलूं अगर 103 की बात करूंगा तो क्या मेरे पास अभाज्य संख्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसके आसपास अपने पास 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। तो मैं क्या बोला, 11 से छोटे अपने पास क्या क्या है, देखो मेरे पास 7 है, फिर मेरे पास 5 है, फिर मेरे पास 3 है, फिर मेरे पास 2 है। अब इन चारों संख्याओं से आप इसको डिवाइड करके देखिए, क्या 2 की पहाड़े में आएगा 103? नहीं आएगा। क्या 3 की पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा। क्यों?
3 और 1 4, क्यों 3 के पहाड़े में अपने पास 103 नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा, क्यों इकाई अंक में 3 है, ये भी नहीं आएगा अपने पास। अब 7 देखिए अपने पास, यहाँ पे 7 एकम 7 हो जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा, 33 जो है 7 के पहाड़े में नहीं आता, ये भी नहीं आएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो 103 है, 103 क्या है, अभाज्य संख्या है। देखो कितना आसान तरीका है, इससे रिलेटेड मैं अभी क्वेश्चन कराने वाला हूं, आज तो नहीं कराऊंगा, कल कराऊंगा। आज अपने पास जो थ्योरी होगा वही कंप्लीट होगा और कल से मैं बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे अपने पास बहुत अच्छे और थ्योरी बता के आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं और बिल्कुल बेसिक से एकदम निम्न लेवल से एकदम हाई लेवल तक का क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए एक आगे एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि अगर फिर से मैं बोलूं 107, देख लीजिए 107। अब 107 अभाज्य संख्या है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका नजदीक है अपने पास 121 है अपने पास 121 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 ये, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर ये 5, फिर ये 3, फिर ये 2। अब देखिए क्या 2 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा। 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में नहीं आएगा और यहाँ पे देखिए अगर मैं बोलता हूँ 7 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में नहीं आएगा। मतलब ये भी क्या है अपने पास, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगर मैं आपको बोलता हूं क्या 109 अभाज्य संख्या, फिर से देखिए और देखिए अभी भी उसका नजदीक का जो परफेक्ट इसका नंबर क्या है, 11 है, 11। तो यहाँ पे 11 छोड़ा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और मेरे पास 5 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। 2 के पहाड़े में 109 नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में नहीं आएगा, 7 को देखिए अपने पास कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और यहाँ पे 7 के पहाड़े में नहीं आएगा। मतलब मेरे पास 109 भी क्या है, अभाज्य संख्या। देखो बहुत आसान तरीका है, आपको शुरुआत में लग सकता है सर ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, इनके अलावा कुछ और तरीका नहीं है अभाज्य संख्याओं को पहचान करने के लिए। और देखिए जैसे कि अपने पास मैं क्या बोलता हूं, अपने पास यहाँ पे 207 की बात करते, देखिए अब आपको मालूम है, आपको समझना पड़ेगा 207 कंफर्म अपने पास अभाज्य संख्या अपने पास नहीं है। क्यों नहीं है अपने पास, देखो क्योंकि यहाँ पे 7 और 2 9 आएगा और यहाँ पे 207 जो है 9 के पहाड़े में आएगा और 3 के पहाड़े में आएगा। लेकिन फिर भी आपको चेक करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए मैं किसका लूंगा अपने पास, 225 का वर्गमूल कितना अपने पास हो जाएगा, 15। 15 छोटा अपने पास 13 है, फिर यहाँ पे 11 है, फिर यहाँ पे 7 है, फिर 5 है, फिर यहाँ पे क्या अपने पास 3 है और 2 है। तो यहाँ पे 207 में जो 207 है वो 2 चले जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 से देखो, 3 से बिल्कुल चले जाएगा। देखिए अपने पास यहाँ पे 3 छक्के 18 और 3 या 27, मतलब यहाँ पे 3 से चले गया, इसलिए अपने पास क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, यकीन मानिए। अगर नहीं आएगा तो बोलना। तो मैं बस इतना ही चाहता हूं कि आप बिल्कुल लगातार बने रहिए कि भैया पॉइंट टू पॉइंट आप मेरे से बात कीजिए, क्या आता है क्या नहीं आता है, किस टॉपिक में और आपको वीडियो चाहिए अपने पास, क्या किस टाइप से अपने पास आपको चाहिए, क्या टॉपिक चाहिए, कि मैं फास्ट हो रहा हूँ कि मैं स्लो हो रहा हूँ, सारी चीजें आप बताइए। ठीक है, तो अपन आज इतना ही करेंगे और हम लोग कल इसके, मैं बोला ना कि बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए और अपने मैथ्स को स्ट्रांग करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।